बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। नया दिन है, नई बात करें। कल अगर रह गए थे पीछे तो आज नई शुरुआत करें। आपके कृषि कार्य को जो नई शुरुआत होगी उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए कुछ जानकारियां लेके हम उपस्थित हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले दिखाते हैं आपको कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान धान की बुआई एरोबिक विधि से करें। कृषकों को अनुदानित दर पर विभिन्न अवयवों का मिलेगा लाभ। शिमला मिर्च की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं कैलिफोर्निया वंडर। अब समाचार विस्तार से। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि झारखंड में धान की सीधी बुआई यानी एरोबिक विधि से करें। संकर किस्म एरोबिक खेती के लिए उपयुक्त है। खेत में नमी होने पर जुताई कर बीज की बुआई करें। बुआई में 1 एकड़ में 10 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। उद्यान विकास योजना के तहत उद्यानिकी फसलों के विकास के साथ साथ बिरसा कृषकों की आय में वृद्धि के लिए योग्य कृषकों को अनुदानित दर पर विभिन्न अवयवों का लाभ दिया जाएगा। लाभुकों का चयन ब्लॉक चयन के माध्यम से निबंधन के आधार पर होगा। इच्छुक कृषक 31 अगस्त तक जिला उद्यान पदाधिकारी लातेहार में आवेदन जमा कर सकते हैं। किसान भाई, यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हैं तो बरसात के समय उनके बिछावन पर ध्यान दें, क्योंकि नमी की मात्रा बढ़ने पर मुर्गियों में बीमारी हो सकती है। उनके बिछावन को सुखाएं और चूने का भुरकाव करें। किसान भाइयों, ये बरसात के समय पे आप विशेष करके जो मुर्गी की बिछावन सामग्रियां हैं उन पर आप विशेष ध्यान रखें। जो किसान भाई लकड़ी के कुन्नी बना रहे हो या ये जो भूसा यूज़ कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ही आपके जो लीटर बिछावन सामग्री है उसमें नमी की मात्रा अगर बढ़ती है तो कॉक्सीडिया नाम की बीमारी आपको बहुत परेशान करेगी। तो उस कॉक्सीडिया से बचने के लिए अपने बिछावन को सूखा रखें, गीला न होने दें। बीच बीच में आप उसको उलटते रहें, पलटते रहें, अपने रैकिंग जिसको कहते हैं करते रहें। अगर बढ़ नहीं है तो थोड़े बहुत मात्रा में आप चूना का भी भुरकाव कर सकते हैं और भी कुछ कीटनाशक दवाओं का भी छिड़काव नियमित रूप से करते रहेंगे तो इस बीमारी से आप बचाव आसानी से कर सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहनी, अर्का गौरव लगाएं। शिमला मिर्च की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट या लाल मिट्टी जिसका pH 5.5 से 6.8 हो। अधिक अम्लीयता वाली मिट्टी में चूने का प्रयोग करें। मिट्टी का हल्का और भुरभुरा होना चाहिए। किसान भाई मक्के से दाना छुड़ाने के लिए ट्यूबलर हैंड में शेलर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में कीट नियंत्रण के बारे में। टमाटर फसल में लगने वाले कई कीट और रोगों का उपचार बिना दवाइयों के भी हो सकता है। जैसे टमाटर पौधे की पत्तियों को तोड़कर जमा कर लें और उसे खेत से दूर ले जाकर जला दें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में कृषि जगत से जुड़ी हुई ताजा तरीन खबरें आपने देख ली, मौसम का हाल और मंडी का भाव भी आपने जान लिया है। रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए, बाकी की बातें इस विराम के बाद। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। धान की फसल आपके खेतों में होगी और उसमें खरपतवार नियंत्रण का विशेष महत्व है। धान की रोपाई के साथ ही खरपतवार नियंत्रण करना होता है। अगर आपने नहीं की है तो 10 से 15 दिन के बाद भी खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। साथ ही साथ 40 से 45 दिन के बाद भी एक बार खरपतवार नियंत्रण करना होता है। कैसे करें धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण और टॉप ड्रेसिंग, पूरी जानकारी दिलाते हैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की खेती में खरपतवार नियंत्रण एवं टॉप ड्रेसिंग के बारे में, और इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज आलम। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमने विषय लिया है धान की फसलों में खरपतवार नियंत्रण, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि धान की फसलों में खरपतवार नियंत्रण वो कैसे करेंगे। इस बार जो है धान की खेती हर साल से थोड़ा भिन्न है ना। कारण ये है कि जो वर्षा जो हम लोग को मिलनी चाहिए थी उतनी मिली नहीं। नतीजा ये हुआ कि जहाँ पे धान जितनी मात्रा में लगनी चाहिए, एक तो लगी नहीं और दूसरा लगी तो देर से लगी, है ना। तो इसमें जो है खरपतवार का जो नियंत्रण है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस समय अगर थोड़ा सा भी ढिलाई हम लोग करें, किसान भाई थोड़ी सी भी ढिलाई करें, खरपतवार को ना निकालें, चूँकि हम जानते हैं कि किसान भाई थोड़ी देर से खेत में फसल लगाए होंगे और उसी हिसाब से खरपतवार का भी खेत में उगना सुनिश्चित है। तो किसी भी हाल में खरपतवार को वहाँ पे छोड़ना फसल के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है।
है ना। तो एक एक करके हम चर्चा करें तो बेहतर रहेगा कि अगर मान लीजिए कोई किसान पहला जो पानी पड़ा था उसका लाभ लेकर के टाण ज़मीन में अगर उन्होंने धान की बुआई कर दी होगी, सीधी बुआई, तो उसमें अभी जो है खरपतवार काफ़ी मात्रा में आगे होंगे, है ना। तो दो काम करना है आपको। पहला तो किसी भी हाल में खरपतवार को निकालना है। तो खरपतवार को वहाँ निकालने के लिए आप हाथ से ना निकालें, है ना। जो एक होता है ना कि हाथ से निकाल देते हैं खरपतवार, तो वो गलती अभी नहीं करें। इस साल के लिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आप उसको डछों से निकालें। डछों से निकालने से क्या फ़ायदा होगा, एक तो खरपतवार वो अपनी जगह से निकल जाएंगे और दूसरा साथ साथ में मिट्टी की कोड़ाई भी हो जाएगी, है ना। तो मिट्टी की कोड़ाई होने से क्या फ़ायदा होगा, मिट्टी की कोड़ाई होने से ये फ़ायदा होगा जो भी नमी आपके खेत में है वो उड़ करके वायुमंडल में नहीं जाएगी, यानी पौधों को ज़्यादा नमी मिलेगी वहाँ पे। तो हाथ से ना निकाल करके आप खरपतवार को आप डछों के माध्यम से निकालिए। ये तो मैंने बताया आपको टार फसल। दूसरा कि टार ज़मीन में जब आप खरपतवार को निकाल लेते हैं डछों के माध्यम से, तो जो नाइट्रोजन की मात्रा जो आधी आप छोड़ के रखे हैं, है ना, बुआई के समय आप आधी दिए होंगे, और जो आधी जो मात्रा है उस मात्रा को अभी खेतों में आप टॉप ड्रेसिंग करें, ठीक है, भुरकाव करें उसका। और भुरकाव करने से पहले एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि भुरकाव के वक्त खेत में नमी ज़रूर हो। तो अभी जैसा देख रहे हैं वर्षा का जो ट्रेंड है, वर्षा जिस हिसाब से आ रहा है, कंटिन्यूस बारिश नहीं आ रहा है, कभी 5-10 मिनट के लिए आ रहा है, 15 मिनट के लिए आ रहा है, आधा घंटा के लिए आ रहा है। तो जब खेत में नमी सुनिश्चित हो जाए उसके बाद ही आप यूरिया का भुरकाव वहाँ पे करें। देखिए, खरपतवार ऐसा चीज़ है कि जो बिन बुलाए मेहमान है, वो आप कुछ भी कोशिश कर लें, आप उसको आने से आप नहीं रोक सकते खेतों में, है ना। क्योंकि देखिए, खरपतवार का आप तो बीज डालते नहीं हैं, है ना, वो तो मिट्टी में पहले से रहते हैं, या फिर जो आप बीज खरीद के लाते हैं उसके साथ खरपतवार के बीज चले आते हैं। तो खरपतवार को आप उगने से नहीं रोक सकते, ना उगने से रोक सकते हैं, ना उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। रोक सकते हैं आप उसको वहाँ से हटा करके। सबसे बेस्ट उपाय है कि या तो आप यांत्रिक विधि से हटाएं या फिर केमिकल विधि से हटाएं। या तो केमिकल विधि मतलब खरपतवार नाशी का आप वहाँ पे छिड़काव करें। तो कुछ खरपतवार नाशी जो धान में ज़्यादातर अच्छा चलता है वो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, ब्यूटाक्लोर, है ना, ब्यूटाक्लोर का आप स्प्रे कर सकते हैं। फिर पेंडीमिथालिन का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर बाईस्प्रेट सोडियम का भी स्प्रे कर सकते हैं। ये तीन खरपतवार नाशी जो मैंने बताया आपको, ये आपके क्षेत्र में जो भी उपलब्ध है उसका चयन करें। चयन करके खेत में इसको यथाशीघ्र स्प्रे करें। लेकिन किसी भी हाल में खेत में खरपतवार का रहना ये उचित नहीं है ना। कोशिश करिए कि उसको अगर आप मीडियम लैंड माने दोन ज़मीन में लगाए हैं, तो दोन ज़मीन में तो वो चलेगा नहीं आपका, क्या बोलते हैं, डछों से आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी नमी रहती है। तो जहाँ पर ज़्यादा नमी है वहाँ पे डछों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आपको हाथ से ही खरपतवार को निकालना होगा, और निकाल करके मेरे हिसाब से बेस्ट विधि जो होता है वो हाथ से ही निकालना होता है ना। अगर बहुत अनियंत्रित मात्रा में खरपतवार आ गए हैं तब जाकर के आपको खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि खरपतवार नाशी का जब आप प्रयोग करेंगे तो उसमें कुछ पैसा लगेगा आपका, और पैसा लगने का मतलब है कि आपका उत्पादन का जो लागत है वो बढ़ेगा, है ना। तो हमारा ये ध्येय रहता है कि उत्पादन का जो लागत है उसको हम लोग कम करें, है ना। तो कम करने में जितना हो सके हम खरपतवार नाशी का कम से कम प्रयोग करें। अब आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि कृषि यंत्र के द्वारा कैसे वो खरपतवारों का नियंत्रण करेंगे, और कौन कौन से प्रमुख कृषि यंत्र हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए, कृषि यंत्र में एक तो मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि डछों के माध्यम से करिए। दूसरा जो है कोनो वीडर, है ना, कोनो वीडर। मान लीजिए कि हमारे बहुत से किसान भाई ऐसा हुआ होगा कि वो श्री विधि से धान की खेती किए होंगे। तो श्री विधि से धान की खेती में किसान भाई को अच्छी तरह से मालूम है कि हम खेतों में पानी को जमने नहीं देते हैं, है ना। इस तरह का खेत का ही चुनाव करते हैं कि खेत में पानी ना जमे, क्योंकि श्री विधि का सबसे पहला सिद्धांत है कि खेत में पानी नहीं जमा होना, है ना। और वहाँ पे सिर्फ ये कोशिश की जाती है कि नमी बनी रहे, ठीक है। तो जो कोनो वीडर होता है
उसको आप वहाँ पे चला सकते हैं। यानी श्री विधि से जिन्होंने खेती किया है वहाँ पे आप कोनो वीडर का प्रयोग कर सकते हैं। तो कोनो वीडर के प्रयोग से क्या होगा कि खरपतवार जो है जब आप चलाएंगे उसको खेत में, तो क्या होगा कि खरपतवार अपने जगह से उखड़ करके और फिर वहीं पर मिट्टी में दबते चले जाते हैं, है ना। इससे दो फायदा है, एक तो खरपतवार आपका निकल गया और दूसरा जब आप उसको वहीं पर मिट्टी में दबाते चले जा रहे हैं तो वो एक तरह से सड़ करके कुछ दिनों में खाद का भी काम करता है। तो कोनो वीडर का प्रयोग आप श्री विधि से अगर धान का खेती किए हैं तो वहाँ पर अवश्य करें। एक और सावधानी बताना चाहेंगे, कोनो वीडर का प्रयोग हमेशा 2 पार्ट में किया जाता है ना। मान लीजिए कि आप खेत में आपने श्री विधि से धान लगाया है, आप जरूर पंक्तियों में लगाए होंगे, क्योंकि अगर पंक्ति में नहीं लगाएंगे तो कोनो वीडर चलेगा नहीं। तो पंक्ति में मान लीजिए कि उत्तर से दक्षिण के दिशा में आपने कोनो वीडर चलाना शुरू किया, तो ये आपका आधा बार हुआ, है ना। आप जैसे ही उत्तर से दक्षिण में चला करके हर एक लाइन में आप कोनो वीडर चला दिए तो ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ, ये आधा हुआ। अब आप क्या करेंगे, अब आप पूरब से पश्चिम के दिशा में कोनो वीडर चलाएंगे, है ना। तब जाके हम कहेंगे कि कोनो वीडर एक बार पूरा चल गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी आधा चला के मत छोड़ें, हमेशा पूरा कोनो वीडर चलाने की कोशिश करें ताकि आपका खरपतवार का नियंत्रण बहुत अच्छे से हो और आपको अच्छी फसल का उत्पादन मिल सके। डॉक्टर साहब, एक सबसे महत्वपूर्ण बात वो है कि टॉप ड्रेसिंग अगर करना हो तो कैसे करेंगे और इसका क्या फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को मिलेगा? देखिए, टॉप ड्रेसिंग की सलाह हम हमेशा देते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी फसल में, धान हो चाहे मक्का हो चाहे गेहूं हो, कोई भी फसल, नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो प्लांट को जितना दिन वो खेत में रहता है उसको हमेशा आवश्यकता पड़ते रहता है। तो इसको पूरा करने के लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आधी मात्रा आप बुआई के समय दीजिए, आधी मात्रा पहली बार जब आप खरपतवार निकालते हैं, जो कि 30 से 35 दिन या 40 दिन होता है, उसके बाद आप आधी मात्रा दे दीजिए। तो उससे क्या होता है कि फसल का ग्रोथ अच्छा होता है और फसल का जो उत्पादन होता है वो अपनी क्षमता के अनुसार होता है। इसलिए हमेशा टॉप ड्रेसिंग खरपतवार निकालने के बाद ही करना चाहिए। अब अगर खरपतवार निकालने के पहले करेंगे तो क्या घाटा होगा, पहले करेंगे तो ये घाटा होगा कि जो आपने टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से नाइट्रोजन दिया है वो पौधों के साथ साथ खरपतवार को भी उपलब्ध होगा, है ना। तो हम क्यों दूसरे को खाना खिलाएं, तो ये खाना हमारे पौधे ही खाएं। इसलिए ज़रूरी होता है कि टॉप ड्रेसिंग करने से पहले आप खरपतवार को निकाल लें, सुनिश्चित कर लें कि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नमी है, तभी आप टॉप ड्रेसिंग करें। किसान भाइयों, जब हम सब्जी की और फल की फसल लेते हैं तो फसल की तोड़ाई से लेकर बिक्री तक के बीच में हमारी फसलें बर्बाद होती है, क्योंकि उसका सही रखरखाव नहीं हो पाता है। उसे बर्बाद होने से बचाने के लिए उसका सही प्रबंधन, प्रसंस्करण जरूरी होता है ताकि उसका मूल्य संवर्धन हो सके। कैसे करें हम अपने फलों और सब्जी फसलों के मूल्य संवर्धन, पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज हम जानेंगे कि फल और सब्जियों के मूल्य संवर्धन कैसे करें और उससे क्या फ़ायदे होते हैं। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पे हैं विशाखा सिंह जी। झारखंड की अगर बात करें तो खेती बहुत ज़्यादा करते हैं, फल भी उगाते हैं, सब्जी भी लगाते हैं, लेकिन उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हताश हो जाते हैं। अगर हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो मूल्य संवर्धन की अगर जब बात करते हैं तो ये मूल्य संवर्धन होता क्या है? मूल्य संवर्धन एक तरीके से है कि जो प्रोडक्ट, जो फ्रूट और वेजिटेबल है, कोई भी चीज़ है, उसका जो ओरिजिनल रूप है उसमें उसके वैल्यू को बढ़ा देना, मतलब उसके मूल्य को बढ़ा देना। तो मूल्य संवर्धक मतलब हो गया कि कितने तरीके से बढ़ाना। एक तो उसका प्राइस के हिसाब से देखो, उसका रेट भी बढ़ जाएगा अगर उसको हम बिज़नेस के तौर पे अगर मूल्य संवर्धन का प्रोसेस को इस्तेमाल में लाएं तो उसका प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाएगा। दूसरे, उसका लाइफ भी बढ़ जाएगी, ख़राब देर से होगा। तीसरे, उसका न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगा, तो टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो हर तरीके से उसके मूल्य को बढ़ा देना, इसी को कहते हैं मूल्य संवर्धन। अगर फलों की बात करें तो झारखंड में कौन कौन से फल उत्पाद जो हैं जो ज़्यादा होते हैं और उनका मूल्य संवर्धन कैसे करें? झारखंड में जैसे कटहल, आम, अमरूद, केला, खीरा, ये सारे फल होते हैं। खीरा सब्जी में भी आता है और इमली भी होती है। तो इसका हम कई तरीके से रूप बदल सकते हैं, उसका मूल्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कैंडी बना सकते हैं, जैम, जेली बना सकते हैं, स्क्वैश बना सकते हैं। आम का हो गया तो आमचूर पाउडर भी बना सकते हैं, और कटहल का स्क्वैश हो सकता है, जेली हो सकता है। और इसका जो पल्पी, जो भी फ्रूट जो पल्पी होते हैं, जिनमें गुदा होता है, गूदेदार जो फल होते हैं, उसका हम जैम जेली की तरफ जा सकते हैं। अगर वो बेरी है
आंवला है, तो इन सब का हम मुरब्बा की तरफ जा सकते हैं। और अमचूर भी बना सकते हैं आम का। तो जो जैम और जेली होता है उसमें 60 to 65% हम शुगर सिरप में डिप करते हैं, मतलब चीनी के घोल में डालते हैं। तो उससे क्या, किस तरीके से वो लाइफ को बढ़ाती है, उसमें क्या है कि जब हम उसको शुगर सिरप में डिप करते हैं तो जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है वो जा नहीं पाता है उसको, मतलब अगर वो शुगर में डिप है तो वो जो आम या कटहल जो भी चीज़ का हम बना रहे हैं जैम, उसको नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलपमेंट नहीं होता है और उसकी लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन अगर सब्जियों की बात करें और झारखंड प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ ज़्यादा किसान जो हैं सब्जी ही उत्पादन करते हैं और सब्जी उत्पादन करते हैं और लेकिन उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए वो क्या करेंगे? तो उसका भी देखिए, इसको हम ज़्यादातर तो उसका हम मॉइस्चर को ख़त्म कर सकते हैं, उसको डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, मतलब आइदर उसको सन ड्राइंग कर लिए या अवन ड्राइंग कर लिए। अगर लैब में जाते हैं तो अवन ड्राइंग हो जाता है, नहीं तो सूरज के जो सीज़न होता है उसमें ही हम अगर धूप में सुखा के उसको पैकिंग कर लें अच्छे तरीके से, तो वो उसका लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अदरक वगैरह होता है यहाँ पे, तो उसको भी अगर हम सुखा के उसको पाउडर फॉर्म में कर लें या फ्लैक्स के फॉर्म में कर लें, तो हम उसका पैकिंग करके उसको मार्केट में भी ले जा सकते हैं और उससे आय अर्जन भी हो सकता है। तो अगर किसान भाई की आय अगर दुगनी करना चाहें तो मूल्य संवर्धन तो एक है, जी। लेकिन कैसे करेंगे और इसके लिए क्या प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है हमारे किसान भाई? जी हाँ, प्रशिक्षण की आवश्यकता है। देखिए, इंडिया में जो पूरे विश्व में चाइना के बाद इंडिया सेकंड नंबर पे फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोडक्शन में है, लेकिन मूल्य संवर्धन में और ये पूरे विश्व का 14% होता है भारत में, लेकिन प्रोडक्शन 14% होता है, लेकिन मूल्य संवर्धन सिर्फ 7% ही होता है अगर हम विकसित देशों के अंदर में इसकी बात करें तो ये मूल्य संवर्धन इतना कम है, उसका इसकी वजह से लॉसेस ज़्यादा हैं। 30 से 40% तक तुड़ाई के बाद 30 से 40% तक फ्रूट्स और वेजिटेबल का लॉस हो जाता है। उसका रीज़न है कि एक तो मूल्य संवर्धन की टेक्नोलॉजी लोगों को पता नहीं है, दूसरे कि फ्रूट का जो मुलायम स्किन मुलायम होती है, पल्पी होते हैं और उसमें ऑक्सीजन, उनका जो श्वसन क्रिया होती है फ्रूट वेजिटेबल के सेल्स की, वो ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वो ख़राब बहुत तेज़ी से होते हैं। तो अगर वो उसमें मूल्य संवर्धन करें तो उससे आय दुगनी की जा सकती है। और हाँ, इसके लिए उनको थोड़ी सी घर पे ट्रायल करें, अपने स्मॉल स्केल पे, छोटे स्केल पे ट्रायल करें, एक ग्रुप बना ले, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या वो लोग ट्रायल करके, जैसे अगर हम आलू का पापड़ बनाने से ही शुरू करें तो हम ट्राई करके फिर उसके बाद एक मार्केट में हम ला सकते हैं और उससे इनकम जनरेशन हो सकता है और हमारा रोजगार भी और लोगों को रोजगार भी दिलाया जा सकता है। सबसे बड़ी समस्या के रूप में अगर देखा जाए तो मूल्य संवर्धन तो हो जाता है, लेकिन बाजार नहीं मिल पाता है, तो बाजार की समस्या को कैसे हमारे किसान भाई दूर करेंगे? बाजार के लिए हम यही बोल रहे हैं कि जैसे कि हमारे घर में भी लोगों को सेम चीज़ सेम तरीके से खाना पसंद नहीं है। जैसे अगर वो आलू का ही बात करें तो आलू को अगर हम चिप्स और पापड़ देंगे तो लोग ज़्यादा मन से खा सकेंगे, अगर केवल आलू की सब्ज़ी मोनोटोनस हो जाएगी, वो उतना पसंद नहीं करेंगे। तो हम धीरे धीरे अपने छोटे लेवल पे, छोटे आसपास की दुकानों में शुरू करें, उनको प्रोडक्ट बना के पैकिंग करके एक छोटा सा लेबल लगा के फिर हम शुरू करें। धीरे धीरे जब उनको टेस्ट और उसका फ़ायदा मिलने लगेगा तो ऑक्यूपाई हो जाएगा, फिर धीरे स्मॉल स्केल से शुरू करें और फिर मीडियम पे, फिर लार्ज लेवल पे आएंगे। चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग अगर प्रशिक्षण लेना चाहें तो क्या यहाँ कर ले सकते हैं और जी उसकी हाँ, क्या व्यवस्था है? जी हाँ, यहाँ दिव्यांग में आके ले सकते हैं। उसके लिए उनको पहले अपना नाम देना पड़ता है और लिस्ट में नाम डलाएं। अगर ग्रुप ज़्यादा हुआ तो हम एक साथ भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर अलग अलग से आए तो जब हम इसी तरीके से अलग अलग से कई लोग आते हैं तो फिर हम उनको जब ग्रुप बन जाता है तो हम एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करके और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फिर उनको कॉल करते हैं और उस तरीके से आके वो प्रशिक्षण लेते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि अगर फल सब्जी आप उगाते हैं और उसका मूल्य संवर्धन कर लेते हैं तो आपकी आय दुगनी तिगनी होगी, और अगर इसके लिए प्रशिक्षण लेना है तो दिव्यांग में आकर आप ग्रुप के साथ या सिंगल भी ले सकते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि अगर हम थोड़ी सी जानकारी रखें, थोड़ा सा मेहनत करें तो हम अपने फसलों को बचा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगर आपको अपनी कोई बात हम तक पहुंचानी है तो हमें अवश्य लिख भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।